जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो के अंदर में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको सेट कैसा लगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनाता है। फल बनाता है, चलिए बताइए। फल बनता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, अंडाशय या ओवरी। अंडाशय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प के स्त्री केसर का निचला भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के भीतर बीजांड होते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है और बीजांड जो होता है बीज बन जाते हैं। तो क्या अंडा से जो फल बन जाता है, बीजांड जो बीज बन जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो परागकोश या परागण बनाता है, फल नहीं। वर्तिकाग्र की बात करें तो यह परागकणों को ग्रहण करता है। परागनली की बात करें तो परागकण को बीजांड तक पहुंचाने का मार्ग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं। आपसे पूछा है कि प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हाइड्रोजन तत्व के 3 प्राकृतिक समस्थानिक पाए जाते हैं। कितने? 3 प्राकृतिक समस्थानिक पाए जाते हैं। तीनों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या अलग होती है। कुल 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? तो 1H1, 1H1, 1H2, 1H3, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको? तो इनको बोलते हैं प्रोटियम। इसको प्रोटियम बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं। इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं। और इसको ट्रिटियम बोलते हैं, ट्रिटियम बोलते हैं। इसमें से ट्रिटियम जो है रेडियोधर्मी है। ड्यूटेरियम का उपयोग भारी जल में होता है जो नाभ के रिएक्टरों में प्रयुक्त होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, यदि लयनकाय को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। आपसे क्या पूछा है कि पूछा है, यदि लयनकाय यानी कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन कोशिका का शक्ति केंद्र है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सूत्रकणिकाएं या माइक्रोकॉन्ड्रिया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सूत्रकणिकाएं को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य करती है। या ग्लूकोज को ऑक्सीजन की सहायता से तोड़कर एटीपी नामक ऊर्जा अणु बनाती है। या एटीपी कोशिका के सभी कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, वृद्धि हार्मोन का क्या कार्य है। आपसे पूछा कि वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन्स का कार्य क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, या सभी अंगों में विकास की को उत्पीड़ करता है। ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोट्रोपिन भी कहा जाता है या पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग में स्रावित होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर के सभी ऊतकों, हड्डियों और पेशियों के वृद्धि में को उत्तेजित करना है। इसका मुख्य कार्य जो है शरीर के समग्र विकास को बढ़ावा देना, हड्डियों व पेशियों के विकास में मदद करना, प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाना, वसा अपघटन में मदद करना, शरीर के चयापचय को सक्रिय रखना। इसकी कमी से जो बच्चों में बौनेपन का रोग होता है और अधिकता से बच्चों में जाइगनेटिम या वयस्कों में अग्रोमेगली नामक रोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो उसके सभी रासायनिक गुणों को बनाए रखता है क्या कहलाता है। आपसे पूछा है किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो उसके सभी रासायनिक गुणों को बनाए रखता है क्या कहलाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये जो सारे प्रश्न हैं ये PYQ प्रश्न है जो रेलवे ग्रुप डी और NTPC के एक सेट में पूछे गए हैं। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है जो उस तत्व के सभी गुणों को बनाए रखती है। यह एक रासायनिक रूप अविभाज्य इकाई है। प्रत्येक परमाणु में 3 मुख्य कण होते हैं। कौन कौन से? तो प्रोटॉन जो धनात्मक आवेशित होता है, न्यूट्रॉन जो कि निरावेश होता है और इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणात्मक आवेशित होता है। तत्व का रासायनिक व्यवहार मुख्यतः इसके इलेक्ट्रॉन व्यवस्था पर निर्भर करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, यदि किसी पिंड का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। आपसे पूछा कि यदि किसी पिंड का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 गुना हो जाएगी।
किसी पिंड की गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, कितना, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। यदि बेग को 2 गुना कर दिया जाए तो यानी बेग क्या हो जाएगा, तो यहां जो हो जाएगा बी बेग हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी नई गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4। बेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, बेग 3 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगी, बेग आधा करने पर गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आपसे पूछा कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा आइसोटोप्स या समस्थानिक कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समस्थानिक वे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी इनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है पर न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। कुछ समस्थानिक और रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, परंतु उनके भौतिक गुण अलग होते हैं क्योंकि द्रव्यमान अलग होते हैं। बाकी विकल्पों की बात तो संभारिक क्या है, इनमें द्रव्यमान समान होता है परंतु परमाणु क्रमांक अलग होता है, जिसे आइसोबार बोलते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपसे पूछा कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परावर्तन, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्टेथोस्कोप डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है जिससे हृदय और फेफड़ों की ध्वनियां सुनी जाती है। यह ध्वनि के परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब शरीर के अंदर से ध्वनियां जैसे दिल की धड़कन उत्पन्न होती हैं तो वे नलिकाओं से होकर परावर्तित होती हैं और डॉक्टर के कानों तक पहुंचती हैं। इस प्रकार यह ध्वनि को संग्रहित और वृद्धि करता है ताकि उसे स्पष्ट रूप से सुना जा सके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। यह आंतों में कैल्शियम को अवशोषित कराने और हड्डियों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया जैसे रोग होते हैं। इसका मुख्य सूत्र जो है सूर्य का प्रकाश सबसे बड़ा प्राकृतिक सूत्र है। दूध, घी, अंडे की जर्दी, मछली का तेल आदि भी इसके अच्छे सूत्र हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो विटामिन ए दृष्टि के लिए आवश्यक है। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है, रोग प्रतिरोधक क्षमता और घाव भराने में सहायक है। विटामिन बी1 थायमिन इसका रासायनिक नाम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पौधों में मादा जननांग के भागों का सही व्यवस्थित क्रम क्या है। आपसे पूछा कि पौधों में मादा जननांग के भागों का सही व्यवस्थित क्रम क्या है, बताइए। तो मादा जननांग की जो सही व्यवस्थित क्रम है वो सबसे पहले वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, फिर अंडाशय एवं पुष्पासन। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। पौधों का मादा जननांग स्त्री केशर कहलाता है जो 3 प्रमुख भागों से मिलकर बना होता है। किससे, तो वर्तिकार्क। वर्तिकार्क क्या करता है, तो सबसे ऊपरी भाग होता है जहां परागकण गिरते हैं। वर्तिका यह एक नलिनुमा भाग है जो वर्तिकार्क को अंडाशय से जोड़ता है। तीसरा होता है अंडाशय, यह आधार पर स्थित होता है और इसके अंदर बीजांड पाए जाते हैं जो निषेचन के बाद बीज बनते हैं। फिर आता है पुष्पासन, यह फूल का आधार भाग है जिस पर सभी पुष्पदल जुड़े रहते हैं। तो सही कर्म हो जाएगा वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, फिर अंडाशय, फिर पुष्पासन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी शरीर में केवल एक विटामिन नहीं बल्कि हार्मोन की तरह कार्य करने वाला यौगिक है। या शरीर में सूर्य के प्रकाश की सहायता से त्वचा में संश्लेषित होता है, इसलिए इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ लेता है आपसे कि सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन डी को ही सनशाइन विटामिन कहा जाता है। सक्रिय रूप से यह कैल्सिट्रॉल कहलाता है और शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस को स्तर को नियंत्रित करता है जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार बैक्टीरिया और नीला हरित शैवाल को किस जगत में रखा गया है, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो 5 जगत वर्गीकरण यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की रचना रॉबर्ट व्हिटेकर ने 1969 में की थी। इस वर्गीकरण में जीवों को 5 जगतों में बांटा गया था। कौन कौन से? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा जगत में वह सभी प्रोक्रियोटिक हैं जो जीव रखे गए हैं जिनमें नाभिक झिल्ली नहीं होती, इसलिए बैक्टीरिया और नीला हरित शैवाल इस समूह में है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मोनेरा। मोनेरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी विकल्पों की बात करें तो पादप इसमें बहुकोषीय यूकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषी जीव आते हैं। प्रोटिस्टा में इसमें एक कोष के यूकैरियोटिक जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम आते हैं। कवक इसमें विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव जैसे मशरूम, ईस्ट आदि आते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मेलामाइन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वह प्लास्टिक होते हैं जो गर्मी देने पर कठोर हो जाते हैं और ठंडा होने पर फिर से पिघलते नहीं हैं, ये स्थायी रूप से सेट हो जाते हैं। मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसका उपयोग रसोई के बर्तनों, प्लेटों, स्विच बोर्डों, बिजली के फिटिंग्स, टेबल टॉप्स आदि बनाने में किया जाता है। यह गर्मी और आग दोनों के प्रति प्रतिरोधी होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो पॉलीथीन या थर्मोप्लास्टिक है, पीबीसी या भी थर्मोप्लास्टिक है और पीईटी या भी एक थर्मोप्लास्टिक है जिसका उपयोग बोतलें व फाइबर बनाने में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एक समान प्रतिक्रिया होती है, किस नियम को कहते हैं। आपसे पूछा है प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एक समान प्रतिक्रिया होती है, किस नियम को कहते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन का तृतीय यानी कि तीसरा नियम इसे कहते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम कहलाता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। इसका अर्थ है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उसी मात्रा पर बल विपरीत दिशा में पहली वस्तु पर लगाती है। उदाहरण के तौर पर जब हम दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार भी उतना ही बल हमें पीछे की ओर लगाती है। रॉकेट का उड़ना, गैस नीचे की ओर निकलती है और रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। प्रतिक्रिया का अच्छा उदाहरण है। बाकी विकल्पों की बात करें तो न्यूटन का प्रथम नियम इसे जड़त्व से संबंधित है। द्वितीय नियम बल, द्रव्यमान और त्वरण के संबंध से संबंधित, मतलब बल F बराबर m और a। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दूरदृष्टि के मरीज को चश्मा किस प्रकार का लेंस दिया जाता है। आपसे पूछा है कि दूरदृष्टि के मरीज को चश्मा किस प्रकार का लेंस दिया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, और उत्तर लेंस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखती है। इसका कारण यह है कि आंख का फोकस बिंदु रेटिना के पीछे बनता है। इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है जो प्रकाश किरणों को अभिसारित कर देता है, जिससे फोकस बिंदु रेटिना पर आ जाता है और दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। तो दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया था, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया। अगर यही एग्जाम में पूछ लेता कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। या भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खमीर या ईस्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खमीर एक कोशिकीय कवक है जो वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकता है या अवायवीय श्वसन करता है, जिसमें यह शर्करा को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। यह प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संभारिक का गुण है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संभारिक का गुण है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उसकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संभारिक वह परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, अर्थात उनमें प्रोटॉन की संख्या अलग होती है परंतु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समान होता है।
बाकी विकल्पों की बात करें तो अगर परमाणु क्रमांक समान होता है तो यह समस्थानिकों का गुण है, आइसोटोप्स का। न्यूट्रॉन संख्या समान होती है तो सम न्यूट्रॉटिक यानी कि आइसोटोन्स का गुण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अपक्रिया करती है। आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी धातु जो है ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अपक्रिया करती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पोटेशियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है, या ठंडे पानी के साथ भी तुरंत अपक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। अपक्रिया इतनी तीव्र होती है कि हाइड्रोजन गैस जल उठती है और कभी कभी विस्फोट भी हो सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बैटरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बैटरी या सेल वह उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके अंदर रासायनिक अपक्रिया होती है जिससे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह उत्पन्न होता है और यह विद्युत धारा कहलाता है। बैटरियों का उपयोग मोबाइल, कार, इन्वर्टर आदि में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है। आपसे पूछा कि लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पीबी। पीबी जो है लेड का रासायनिक प्रतीक है। लेड एक भारी धातु है, इसका रासायनिक प्रतीक पीबी है। या प्रतीक लैटिन नाम पुलुम्बुम से लिया गया है। लेड का परमाणु क्रमांक क्या है, तो लेड का परमाणु क्रमांक जो है 82 है। 82 इसका परमाणु क्रमांक है। या मुलायम नीले भूरे रंग की धातु होती है और विद्युत की खराब सुचालक है। इसका प्रयोग बैटरी, रेडिएशन, सील्डिंग और पाइप निर्माण में किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ऑप्शन बी, Mn जो दिया ये मैग्नीज का प्रतीक है, Fe आयरन का प्रतीक है और Zn जो है जिंक का प्रतीक है। तो ये रहे आपके टॉप 20 साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे गए और मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। तो इन सभी का प्रश्न का उत्तर आपको आना चाहिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है दूरदृष्टि दोष के मरीज को चश्मा किस प्रकार का लेंस दिया जाता है। आपसे पूछा कि दूरदृष्टि दोष के मरीज को चश्मा किस प्रकार का लेंस दिया जाता है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।